Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन ब्रेन में बेसिकली 3 पार्ट्स थे और हमने उसका प्रोटेक्टिव लेयर्स देखे थे। क्लियर है? जैसे क्रैनियम देख लिया था हमने, उसके बाद उसके अंदर जो मेनिंजेस थे डिफरेंट टाइप ऑफ है ना, पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरिकनॉइड, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। उसके बीच के स्पेसेस को देख लिया था, उसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट थे, वो कैसे कैसे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा था ना, ये हमने देख लिया था। आज हम क्या करेंगे कि वो जो पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे ना ब्रेन के, बेसिकली फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। क्लियर है? इन तीनों को आज एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारा क्लियर कर दूं। देखता हूँ क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है, इसे देख लोगे सबसे पहले ये क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देख लो, देखो मैंने ये सब तो प्रोटेक्टिव लेयर्स बना रखे हैं ऊपर के, आपको समझ में भी आ रहा होगा। सबसे ऊपर में जो ये जो गैप प्रेजेंट दिख रहा है, ये गैप नहीं, बेसिकली ये सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो यही तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा क्रैनियम है, यानी अस्कल, जिसको अस्कल बोल लो या क्रैनियम बोल लो, ठीक है ना। इसके नीचे अलग अलग लेयर्स हैं, उसे तो छोड़ दो, आपने पढ़ रखा है। इसके बाद देखोगे ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे कर रखा है, ग्रीन कलर, ग्रीन पोर्शन जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें बहुत सारे इन फोल्डिंग्स दिख रहे होंगे ना, है ना, जहाँ तहाँ से देखो। जो है ना, ये बेसिकली तुम्हारा सेरेब्रम है, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है। ब्रेन का सबसे बड़ा अगर कोई पोर्शन पूछे तो क्या हो जाएगा? सेरेब्रम। दिस इज व्हाट? सेरेब्रम। आराम समझ में, दिस इज व्हाट, तो सेरेब्रम। अब देखो सेरेब्रम यहाँ पे समझे। अब सेरेब्रम ना सीधा सा ऐसे नहीं है कि ऐसे हो जाए, इसी में क्या है, तो इसी में ना जहाँ तहाँ इन फोल्डिंग्स लगे हुए हैं। आ रहा समझ में? ये देख लो कहीं कहीं क्या है, ऐसे धसा धसा सा है, देख रहे हो, जहाँ तहाँ ये धसा हुआ सा है। इससे क्या होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ता है, ताकि मैक्सिमम न्यूरॉन्स को ये एक्यूमुलेट कर सके, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा ना, तभी तो फायदा है ना ब्रेन में। क्लियर है? इतना समझ में आया आपको? ये हो गया हमारा सेरेब्रम हो गया। अब देखो यहीं पे समझो, ये जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली ये तुम्हारा मिड ब्रेन है। ये पोर्शन किसका है? तो मिड ब्रेन का है। आराम समझ में। अब इसी में समझना, इसके नीचे वाले पोर्शन में देखना, ये पूरा मिड ब्रेन नहीं है। इसी में ना एक्चुअली क्या होता है ना, एक थर्ड वेंट्रिकल करके बोलते हैं इसको, और उसी के फ्लोर को ना बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा समझो आप, एक एक बर्ड होता है डाइनसेफेलॉन, समझना, डायाइनसेफेलॉन। तो ये डायनसेफेलॉन, जिसमें 2 चीज होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा थैलमस और दूसरा होता है तुम्हारा हाइपोथैलमस। तो आप बस थैलमस समझो। थैलमस इज द थर्ड वेंट्रिकल। क्लियर है ना? थर्ड वेंट्रिकल को ही थैलमस बोलते हैं। और इसी थैलमस के बेस को ग्राउंड फ्लोर को समझ लो आप, हाइपोथैलमस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपके ये एनसीईआरटी में दिखाया गया होगा, ये जो बेस दिख रहा है ना, ये जो बेस है, इसको लिखा गया होगा हाइपोथैलमस। आ रहा है समझ में? ये क्या है? हाइपोथैलेमस। तो इसी के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन को ना आप चाहो तो थैलेमस लिख लो। क्लियर है? क्योंकि थैलेमस के ही लोअर वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और ये 3 जो हो गया ना, ये तुम्हारे 4 ब्रेन के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गया? तो 4 ब्रेन के पार्ट हो गया। इतना समझ में आया? मिड ब्रेन तो समझ ही रहे हो, मिड ब्रेन में बहुत कम पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है उसमें भी 2 चीजें बेसिकली होते हैं, उसे वहीं पे बता दूंगा मैं। आगे देखो, यहाँ समझो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियर है ना, इसमें भी देखो इन फोल्डिंग्स दिख रहे होंगे, जस्ट लाइक सेरेब्रम। सेरेब्रम के जैसा ही ये स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। इसे क्या बोलोगे? सेरेबेलम। अब देखो सेरेबेलम हो गया, यहीं पे समझो, ये देखो, जो हाइपोथैलेमस है ना, सबसे लोअर पोर्शन, ये धसा हुआ सा, उसी से अटैच्ड तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। याद करो आप, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच था? हाइपोथैलेमस से, विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलम। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा हो गया सेरेबेलम। यहाँ देखो, ये एक बल्जिंग पोर्शन दिख रहा होगा, एक बल्जिंग पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉन्स। दिस इज कॉल्ड पॉन्स। और ये देखो बल्जिंग पोर्शन के नीचे वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, यानी बेसिकली ये पोर्शन, दिस इज व्हाट, मेडुला ऑब्लोंगाटा।
आ रहा है समझ में। और यहाँ भी जो 3 पोर्शन हो गया ना, ये जो 3 पोर्शन हो गए हैं, दिस इज व्हाट, सो दिस इज हिंड ब्रेन। पीछे जगह नहीं है, चलो यहीं लिख देता हूँ, दिस इज हिंड ब्रेन। आराम समझ में, ये तीनों क्या हो गए हैं, तो दिस इज हिंड ब्रेन। तो देख लो, फोर ब्रेन के 3 पोर्शन हो गए हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है, उसमें दो दो रीजंस होते हैं, उसे बाद में छोड़ दो। मिड ब्रेन बेसिकली समझो, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस इज सेरेबेलम। ये पोर्शन दिख रहा है, सेरेबेलम को ना तुम छोटा मोटा सेरेब्रम भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेरेब्रम जो काम करेगा ना, सेरेबेलम भी लगभग वही काम करेगा। या यूं कहो ना कि सेरेब्रम से, दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन ग्रीन वाला, सेरेब्रम से जो एक्टिविटी आएगा ना, सेरेबेलम उसको थोड़ा सा और एक्यूरेट बना देगा, उसके एक्यूरेसी को थोड़ा और सही कर देगा। तो वो काम होता है सेरेबेलम का, ठीक है। दिस इज द पोन्स एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा। इतना समझ में आया। तो ये तीनों पोर्शन हो गए हिंड ब्रेन के। ये पिट्यूटरी ग्लैंड तो अलग ही हो गया। यहाँ पे फोर ब्रेन में बेसिकली 2 पोर्शन होते हैं, एक सेरेब्रम और दूसरा डायनसेफ्लॉन, इसे भी याद रखना। यहाँ पे बेसिकली 2 ही पोर्शन होते हैं, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। आप चाहो ना तो इन दोनों को एक साथ डायनसेफ्लॉन भी लिख सकते हो, वैसे देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेरेब्रम और ये थैलेमस हाइपोथैलेमस यानी डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में ही थैलेमस जो हो गया अपर साइड, और उसका जो बेस हो गया ना, बेस बेसल पोर्शन, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब इन्हीं को क्या करेंगे ना, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पहले फोर ब्रेन देखेंगे। अब फोर ब्रेन में इन तीनों चीज़ों को देखेंगे, फिर मिड ब्रेन देखेंगे, मिड ब्रेन में जो भी है, फिर हिंड ब्रेन देखेंगे, उनमें इन तीनों पोर्शन को देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ देखो अब नीचे जो जा रहा है ना, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, इसे भी लिखो, दिस इज व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से निकल के नीचे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड है। सिंपली समझ में आ रहा है आपको। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को भी देखेंगे। तो इतना ही। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने ऑलरेडी देख रखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, क्लियर है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ से हटा दो बस, बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो इसे ना कोशिश करो आप बनाने का, क्योंकि देखो एक चीज़ बता देता हूँ, ये डायग्राम सीधा सीधा एग्जाम में पूछता है, मैंने पहले भी बोल रखा है आपको। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको, किसी भी तरीके से आपको बनाने का मतलब हैबिट होना चाहिए। इसे 2 3 4 बार बना के देखो, आराम से फिर बनने लगेगा, ठीक है ना। चलो, तो इतना समझ गए होगे, इसे जल्दी से नोट करो। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फोर ब्रेन, इसे इरेज करने के बाद, ठीक है ना। तो मैं इसे इरेज कर दूं ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे, सबसे पहला पोर्शन दैट इज फोर ब्रेन। क्लियर है ना, ये हमारा सबसे पहला पोर्शन है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस तरीके से याद रखना। और सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में लिखोगे, it forms the major portion of brain। देखो, पूरे नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट था वो था ब्रेन, और ब्रेन का भी जो सबसे मेन पार्ट है ना, वो तुम्हारा फोर ब्रेन है। क्लियर है ना, फोर ब्रेन ही तुम्हारा मेन पार्ट है। यानी ब्रेन में भी अगर सबसे ज्यादा क्या है तो फोर ब्रेन है, ठीक है। आगे लिखोगे इसी में ऐसे करके लिख लो, इट इज ऑल्सो the thinking part of brain, और इसीलिए तो ये important है। अब इसके पार्ट्स देखते हैं। it has following parts। देखो, इसमें नंबर 1 लिखेंगे सेरेब्रम, अभी अभी मैंने दिखाया था आपको। और दूसरा लिखेंगे डायनसेफ्लॉन। तो ये 2 हो गया, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में ही हम बेसिकली पढ़ लेंगे, डायनसेफ्लॉन में ही हम पढ़ लेंगे। अभी तो मैंने बताया था ना, थैलेमस पढ़ लेंगे और हाइपोथैलेमस पढ़ लेंगे। क्लियर है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो, एनसीईआरटी में बेसिकली लिख देता है सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली तीनों को देखेंगे। थैलेमस में एक्चुअली कुछ है नहीं, बेसिकली हाइपोथैलेमस ही पढ़ना होता है यहाँ पे।
तो जो भी है वहाँ पे मैं बतलाऊंगा। तो अब देखो अब कैसे पढ़ेंगे समझना। अभी हम फोर ब्रेन ही पढ़ेंगे। फोर ब्रेन में इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम जाएंगे मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन में, ठीक है। तो फोर ब्रेन में सबसे पहले देखेंगे किसे हम, सेरेब्रम को देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखो पहले। तो देखना यहाँ पे सेरेब्रम हेडिंग डालोगे ना, यहाँ जगह तो बच नहीं रहा है, पूरा हो नहीं पाएगा। मैं क्या करता हूँ इसे इरेज कर देता हूँ और ऊपर से ही लिखता हूँ, ठीक है। तो इसे इरेज करो पहले। और हम फोर ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर ही रहोगे अभी जब तक मैं बोलूँ ना। यहाँ पे हम फोर ब्रेन में भी क्या देख रहे हैं, तो फोर ब्रेन में हम देख रहे हैं सेरेब्रम को। आ रहा है समझ में। तो देखना सेरेब्रम क्या है, तो सेरेब्रम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड ऑल्सो द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। क्लियर है ना। समझोगे इसको इस तरीके से लिख लो, इट इज द मोस्ट prominent part of forebrain and इस तरीके से लिखो and also forms the major portion of human brain। ह्यूमन ब्रेन का एक मेजर पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन है अगर यूं कहूँ तो, ठीक है ना। सबसे बड़ा पोर्शन तुम्हारा सेरेब्रम है। इसके बाद अगर कोई पूछे ना कि कौन है, तो सेरेबेलम है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये क्या है प्रोमिनेंट, मतलब समझ रहे हो ना कि फोर ब्रेन में भी सबसे ज्यादा, मतलब कि जैसे ही फोर ब्रेन को देखोगे ना तो तुम्हें सेरेब्रम बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। प्रोमिनेंट मतलब वहां पे भी जो मेन है, चीफ है। क्लियर है ना। सो प्रोमिनेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, और साथ ही साथ पूरे ह्यूमन ब्रेन का ही ये देखा जाए तो एक मेजर पोर्शन है, एक बड़ा सा पोर्शन है, ठीक है। इधर समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में, इट इज ऑलमोस्ट spherical in स्ट्रक्चर। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर में स्फेरिकल होता है। अब देखो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अगर बीच से काट दो तो दो हेमिस्फेयर बनेंगे ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, द राइट हेमिस्फेयर यानी राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। इस तरीके से लिखिए, इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर एंड divided into two parts या टू पोर्शंस लिख लो। दोनों पोर्शन क्या है, तो इस तरीके से लिख लेना। नंबर ए, द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। स्फेयर का आधा क्या होता है भाई, तो हेमिस्फेयर होता है। एंड बी क्या हो जाएगा, द लेफ्ट सेरेब्रल ठीक है। अब देखो ये राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है ना, यहाँ पे सीधा सा समझो आपके राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है हमारा सेरेब्रम का, ये सेरेब्रम का ही जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है। ये एक आइडिया बस यहाँ पे दे रहा हूँ आपको कि हमारे बॉडी का जो राइट पोर्शन वाला होता है ना हिस्सा, उसमें जो एक्टिविटीज हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन। तो बेसिकली सेरेब्रम का लेफ्ट पोर्शन, जहाँ पे भी सेरेब्रम की एक्टिविटी आएगी। अभी तो बस पूरा सेरेब्रम पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। और जहाँ पे राइट पोर्शन होगा उसे लेफ्ट वाला, और लेफ्ट पोर्शन होगा उसे राइट वाला कंट्रोल करेगा। इस तरीके से ऐसा देखने को मिला है। देखो एक चीज समझाता हूँ तुम्हें कि आखिर हम लोगों ने कैसे समझा कि कौन सा पोर्शन किस चीज के लिए रिलेटेड है, कहाँ पे थर्स्ट का सेंटर है, कहाँ पे रेस्पिरेशन का सेंटर है, कहाँ पे बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। एक रेल वर्कर थे बेसिकली, जिनका नाम था फिनियस गेज। क्लियर है ना, अमेरिकन थे शायद। तो क्या हुआ ना कि वो रेल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे। एक बस कहानी की तरफ सुना रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। तो वो एक रेल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, जहाँ पे रेल का डब्बा या वो जो रेल ट्रैक होता है ना, बेसिकली ट्रैक बनने का काम होता था वहाँ पे, रेलवे ट्रैक वो जो होता है ना पटरी वाला लंबा सा।
तो बाई एक्सीडेंट क्या हुआ ना एक बार कि रॉड एक रॉड क्या हुआ कि इधर से ऐसे क्रॉस कर गया, या फिर यू को ऊपर से एक साइड से ऐसे घुसा और इधर से निकल गया, समझ रहे हो? यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर मान लो ये हेड है बेसिकली, तो इधर से घुसते हुए ऐसे निकल गया। आ रहा है समझ में? आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, बस फिनियस गेज लिखोगे आप, स्पेलिंग में लिख देता हूँ। अब जैसे ही टाइप करोगे ना, आपको सबसे पहले वही इमेज दिखाई पड़ेगा गूगल में, क्लियर है ना? तो आप उस इमेज को देख सकते हो। अब देखो ये, और पता है बाई चांस ये बच गए, बाई चांस ये बच गए, सरवाइव कर गए, लेकिन कुछ समय बाद क्या देखा गया, हाँ ऑब्वियसली कुछ समय बाद तो फिर डेड ही कर गए, लेकिन बचने के कुछ समय बाद देखा गया ना कि इनके कुछ कुछ एक्टिविटीज में ना चेंजेस आए हैं। दैट मीन्स वो पहले वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज अच्छे से कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और समझ में, मे बी वो ये हो सकता है कि जैसे पहले वो चल अच्छे से सकते थे, अब चल नहीं रहे हैं। पहले वो सूंघ अच्छे से रहे थे, लेकिन अभी भी सूंघ रहे हैं, लेकिन चलने का काम उनका थोड़ा सा स्टॉप हो गया है, क्लियर है ना? पहले वो टेस्ट को फील कर पा रहे थे, अब टेस्ट को फील नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही कुछ कुछ एक्टिविटीज थे ना जिनमें चेंजेस आ गए, और कुछ कुछ एक्टिविटीज नॉर्मल ही रहा। तो इससे एक आइडिया मिला डॉक्टर को, साइंटिस्ट को, कि ब्रेन का कुछ कुछ पोर्शन डैमेज हुआ था, क्योंकि पूरा तो डैमेज हुआ नहीं था, पूरा डैमेज होता तब तो वहीं पे मर जाते हैं। तो कुछ कुछ पोर्शन जो डैमेज हुआ है, वो पार्टिकुलर पोर्शन उस पार्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में है, आराम समझ में, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तभी तो वो एक्टिविटीज क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है, उसे उसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंसान। और इसी ने एक तरीके से समझो कि एक होता है ना शुरुआत करना, ठीक है ना? तो इसीलिए शुरुआत करा एक तरीके से, और फिर लोग उस पर लग गए कि कौन सा पोर्शन किधर क्या कंट्रोल कर रहा है इन सब चीज़ों को, और फिर धीरे 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 करके हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ लिया, ठीक है? तो यहाँ पे बस सर्च कर लेना इसे, क्लियर है ना? तुम्हारे लिए है। विकीपीडिया खोलोगे, विकीपीडिया पे सर्च कर लोगे, गूगल पे सर्च कर लोगे। अब विकीपीडिया पढ़ना है इनके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ गए, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। अब समझो ये जो राइट और लेफ्ट वाले पार्ट होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्ट, जिसमें कि ना लगभग 200 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। बस एक रस्सी टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कि इस तरीके से देखो, जैसे ये था ना, तो इस तरीके से मान लो राइट लेफ्ट है, तो ये जो बीच वाला बस ये जो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बस इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें बस 200 से 300 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, और इसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, क्लियर है ना? तो अगला पॉइंट यही लिख लेंगे हम लोग, लिख लेना इसे, द राइट एंड लेफ्ट cerebral hemisphere are connected together with the help of a nerve tract, क्लियर है ना? known as corpus callosum, जिसका लेंथ लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और लगभग 200 से ज़्यादा मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं बस इस छोटे से ट्रैक्ट में। मैंने अभी अभी दिखाया आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ईच cerebral hemisphere is further divided into 4 different, देखो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर 2 हो गए, इन सेरेब्रल हेमिस्फेयर को आगे फिर डिवाइड किया गया 4 अलग अलग लोब्स में, 4 different lobes which perform different functions, जो कि डिफरेंट फंक्शंस को
परफॉर्म करेगा। आ रहा है समझ में? तो यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर में देखो राइट लेफ्ट हो गया, अब राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी 4 लोब्स, क्लियर है ना? और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में भी 4 लोब्स, उन्हीं चारों लोब्स के बारे में अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग। और ये चारों लोब क्या करेगा, तो 4 डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो अभी बस इसे लिखो आप जल्दी से, फिर मैं उन लोब्स के बारे में बताता हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसी के आगे कंटिन्यू करोगे, ठीक है ना? इसी के आगे कंटिन्यू करना, देखोगे। तो यहीं पे लिखना दीज लोब्स आर, या सिंपली लिख लो दीज आर। अब इसमें जो पहला है हमारा दैट इज फ्रंटल लोब, दूसरा लिख लेना टेम्पोरल लोब, तीसरा लिख लेना ओसिपिटल लोब, सॉरी चौथा नहीं, मतलब हाँ चौथा ही, मतलब डी लिख लेना पेराइटल लोब। तो ये 4 लोब, तो 4 लोब राइट वाले पोर्शन में भी और 4 लोब यही लेफ्ट वाले पोर्शन में भी, क्लियर है ना? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेराइटल लोब। अब देख लो इसका फंक्शन भी साथ साथ लिखोगे, ठीक है ना? तो फ्रंटल लोब में लिख लेना फॉर मस्कुलर एक्टिविटीज, यानी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है? टेम्पोरल लोब में लिख लोगे विजुअल रिसेप्शन, यानी इसी की वजह से, यानी जो कुछ भी देखेंगे ना हम, तो वो यहीं पे पहुंचेगा, फिर हमें पता चलेगा कि क्या देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिख लोगे ऑसिपिटल में ऑडिटरी, ऑडिटरी रिसेप्शन, यानी जो कुछ भी सुनेंगे ना हम, वो यहीं पे पहुंचेगा और हमें पता चलेगा कि क्या सुन रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मेमोरी, उसे भी मैं समझा रहा हूँ। और लास्ट में लिख लो टच, पेन, प्रेशर, क्लियर है ना? यही सब बेसिकली प्रेजेंट होंगे। आगे चाहो तो और भी इसमें लिख सकते हो तुम, टच हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, स्मेल लिख सकते हो, ठीक है ना? टेम्परेचर लिख सकते हो, ईटीसी लगा लो बस सिंपली, ठीक है ना? अब देखो समझना, यहाँ पे एक बात समझोगे, इसमें भी जो मेन है ना, वो ऐसे समझो फ्रंटल लोब है। देखो कर क्या रहा है समझना, जैसे विजुअल रिफ्लेक्स या ऑडिटरी रिफ्लेक्स या फिर टच, पेन, प्रेशर, स्मेल, टेम्परेचर, कुछ भी हमने सेंस किया, दीज आर बेसिकली स्टिमुलस ना। जो कुछ भी चेंज हुआ ना इन्वायरमेंट में, वो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर ने सेंस करा। जैसे विजुअल रिसेप्शन कहाँ से हो रहा है, आंखों में फोटो रिसेप्टर सेल। ऑडिटरी रिसेप्शन कहाँ से हो रहा है, कानों में फोनो रिसेप्टर सेल। टैंगो रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, ये सब पढ़ चुके हो ना। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, सब कुछ तो पढ़ ही चुके हो। तो इन सारे रिसेप्टर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, कुछ स्किन में, ईयर में, नोज में, आई में, हर जगह प्रेजेंट है ना। अब समझो, यहाँ पे समझोगे कि हर जगह से रिसेप्ट किया गया और रिसेप्ट करके लाया गया ब्रेन में। अब ब्रेन के देख लो, 4 ब्रेन के सेरेब्रम के अलग अलग लोब में आ रहा है, समझ रहे हो ना? और वहाँ पे कुछ मेमोरी भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है? जैसे देखो बच्चे में क्या होता है, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ना बहुत फास्ट होता है। आपको पता होगा कि 95% ब्रेन का डेवलपमेंट ना 5 साल तक लगभग हो जाता है, 90 to 95 लगभग, ठीक है? तो बच्चा देखते हो शुरू में बहुत स्पीडली सीखता है हर चीज़, उसे वो बोलना कितना जल्दी सीख जाता है, ठीक है ना? तो समझो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि उसके ब्रेन के अलग अलग रीजन्स में मेमोरी स्टोर हो रहे हैं। अब जैसे मान लो कि उसने सीख लिया, अब कोई बोल रहा है कि पानी लाओ, अब बच्चे ने तो सीख लिया, उसकी मेमोरी स्टोर हो चुकी है। लेकिन अगर मान लो अभी तक स्टोर नहीं हो और उसे बोल रहे हो पानी लाओ, तो वो कुछ नहीं ला के देगा। लेकिन अगर वो स्टोर हो चुका है मेमोरी और अब बोल रहे हो पानी ला के दो, तो मे बी वो बच्चा पानी भी ला सकता है, ठीक है ना? क्योंकि अब उसने सीख रखा है। उसी तरीके से समझो। तो देखो एक बात मैं यहाँ देखो समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि टेम्पोरल, ओसिपिटल या पेराइटल लोब में किसी में भी कोई भी मैसेज आया इस तरीके का, विजुअल रिसेप्शन, ऑडिटरी, टच, पेन, प्रेशर, स्मेल, टेम्परेचर, ईटीसी वगैरह वगैरह आया, तो जैसे मान लो कि मैंने ही सुना पानी लाओ, ठीक है? तो वो कहाँ आया भाई, तो ये ऑसिपिटल लोब में आया। अब इसका प्रोसेस किया गया, मेरे ब्रेन में मेमोरी है ना पहले से,
तो उस मेमोरी के द्वारा पता चला कि अच्छा ये इंसान ना पानी मांग रहा है, पानी मतलब समझ रहे हो ना, वाटर का डिमांड कर रहा है, उसे प्यास लगा है। तो अब मेरे सोचने से क्या उसे पानी मिल गया, यानी प्रोसेस तो हो गया ना, मैसेज का प्रोसेसिंग हो गया है, एक रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है कि उसे पानी देना है, लेकिन अभी मैंने दिया नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पे काम? नहीं ना। तो यहाँ पे अब ये फ्रंटल लोब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी ऑसिपिटल लोब किसको बोलेगा? फ्रंटल लोब को, इसे दे देगा मैसेज, यानी एक तरह से रेगुलेट करके मैसेज दे देगा फ्रंटल लोब को। फ्रंटल लोब करेगा मस्कुलर एक्टिविटीज, यानी जाएगा, पानी भरेगा, लेके आएगा, समझ रहे हो ना, मस्कुलर एक्टिविटीज ही तो हो रहे हैं मेरे चलने का काम, ठीक है ना, समझ में आया। या फिर अगर मेरा मन होगा ना कि नहीं देंगे, तो बोलेगा उसे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, खुद जाके ले लो। सो ये भी तो मस्कुलर एक्टिविटीज हुआ ना मौत के थ्रू, समझ में आ रहा है ना। यानी बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी लोब में आएगा ना वो, तो उसे प्रोसेस कर दिया जाएगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, उसे फिर फ्रंटल लोब के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फिर फ्रंटल लोब मस्कुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू उस रिस्पॉन्स को शो करवाएगा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। और यहीं पे समझ लो, ये मैंने राइट और लेफ्ट दोनों के बारे में ही समझा दिया इतना, ठीक है ना, इस यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसे, ठीक है। तो इतना समझ गए आप। इसके बाद ना 2 पॉइंट लिख लेना, या यूं कहो नोट बना कर लिख लो, लिखोगे, चलो ब्लैक से ही लिख देता हूँ। द आउटर लेयर, आउटर लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं ना, याद है ना आपको, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले लेयर को मेडुला बोलते हैं। द आउटर लेयर दैट इज कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम। देखो जब सेरेब्रम बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों ही सेरेब्रल हेमिस्फेयर आ गए हैं, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सेरेब्रम ही बोल दिया, ठीक है, मैंने सेरेब्रल हेमिस्फेयर नहीं बोला, तो सिंपली सेरेब्रम में सारे के सारे आ गए। तो यहाँ पे लिखोगे द आउटर लेयर दैट इज कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रम consist of a large number of cytons, due to which it appears gray and known as gray matter। क्लियर है ना। तो कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे हम? ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना, द इनर पोर्शन, द इनर लेयर, या इसी को बोलते हैं मेडुला। लेयर मत पोर्शन ही लिख दो, ठीक है ना, आउटर पोर्शन लिख दो, ज्यादा बेटर होगा। द इनर पोर्शन मेडुला ऑफ सेरेब्रम, यहां लिख लेना, कंसिस्ट ऑफ a large number of myelinated axon, due to which, दिख रहा है ना नीचे, ड्यू टू विच इट appears white and known as, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं वाइट मैटर। तो याद रखोगे, बाहर वाला रीजन ग्रे मैटर, अंदर वाला रीजन वाइट मैटर। लेकिन यहीं पे देखो एक चीज और बता देता हूँ आपको, वो भी याद रखना है। अगर यही है स्पाइनल कॉर्ड, जब हम पढ़ेंगे, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स आउटर वाला रीजन हो जाएगा वाइट मैटर, और अंदर वाला रीजन हो जाएगा ग्रे मैटर। क्लियर है ना। वहां पे उल्टा होता है, साइटोन अंदर होता है, एक्सॉन बाहर होता है, ठीक है। तो यानी माइलिनेटेड एक्सॉन बेसिकली। तो इतना पोर्शन समझ में आया आपको। तो देखो यहाँ पे समझ लो कि जो सेरेब्रम है, यानी सेरेब्रम का जो कॉर्टेक्स रीजन है बेसिकली, ठीक है ना। तो या सिंपली सेरेब्रम में समझ लो अलग अलग तरह के रीजन्स हो गए हैं। तो ये रीजन्स देखो बेसिकली मोटर एक्टिविटीज के लिए हैं, सेंसरी एक्टिविटीज के लिए हैं, यानी सेंस भी तो कर रहा है ना, और साथ ही साथ एसोसिएशन के लिए भी, यानी सेरेब्रम के पास तीनों एरिया प्रेजेंट है, सेंसरी, मोटर एज वेल एज एसोसिएशन।
ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लोगे, लिख लेना यहाँ पे स्टार बना के लिख दूं, द कॉर्टेक्स ऑफ cerebrum has sensory area, motor area and association area। तो ये तीनों ही एरियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में, या सिंपली सेरेब्रम, है ना समझ में। यानी ये सेंस भी कर रहा है, मोटर एक्टिविटीज को भी देखो कर रहा है, और साथ साथ उसका एसोसिएशन भी करवा रहा है। इतना समझ में आया आपको। सो ये हो गया हमारा क्या, सेरेब्रम हो गया। अब सेरेब्रम के बाद हमें क्या पढ़ना है, एक और पढ़ना है इसी में, फोर्थ ब्रेन में डायनसेफलॉन। क्लियर है ना, इसे जल्दी से नोट करोगे आप, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग देख रहे हैं डायनसेफलॉन, इसे इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, यानी इसी में जो भी है हमारा सेकंड पोर्शन, सेरेब्रम हमने देख लिया ना, दूसरा लिखेंगे डायनसेफलॉन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, इट encloses a cavity known as, क्या बोलेंगे इसे, तो इसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, यानी थर्ड वेंट्रिकल को ही ये इनक्लोज करके रखता है। क्लियर है ना, आगे लिखना इसी में नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, तो सबसे पहला थैलमस एंड बी इज हाइपोथैलेमस। क्लियर है ना, यानी थैलमस और हाइपोथैलेमस इसी में है। अब देखो थैलमस क्या करेगा, ठीक है, लिखना थैलमस के बारे में इस तरीके से लिख लो, थैलमस serves as relay center for sensory and motor impulse। दिख रहा है ना उधर, sensory and motor impulse from a spinal cord and medulla oblongata, या एमओ लिख दूंगा आगे से, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में एमओ लिख दूंगा इसे, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा टू द सेरेब्रम। यानी देखो मेडुला ऑब्लोंगाटा या स्पाइनल कॉर्ड से जो सेंसरी या मोटर इंपल्स होते हैं उसे पहुंचाने का काम करता है तुम्हारा सेरेब्रम को। क्लियर है ना, यानी बीच में एक रिले सेंटर का काम कर रहा है। रिले मतलब समझ रहे हो ना, जैसे देखो जैसे रेडियो चैनल होते हैं ना, तो एक रिले उसके मतलब एक समझ लो एक बॉडी होता है, एक समझ लो जहाँ से कि क्या किया जाता है कि चैनल को रिले किया जाता है, वही वहाँ तक आता है नेटवर्क, फिर वहाँ से रिले करते हैं हम लोग आगे की ओर। क्लियर है ना, तो बेसिकली उसी को हम रिले सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया, तो इसी में लिख लोगे, इट रिकॉग्नाइजेस sensory impulse of cold, heat, प्रेशर, etc। इन सब का ये सेंसरी इम्पल्स क्या करता है, तो एक तरह से सेंस करता है, ठीक है ना, या उसे रिकॉग्नाइज करता है, पहचानने का काम करता है, और साथ ही साथ ट्रांसफर कर देता है तुम्हारे ये कहाँ, तो सेरेब्रम के पास, ठीक है ना। ये डायनसेफलॉन का थैलमस वाला रीजन। इसके बाद देखेंगे हम हाइपोथैलमस, ठीक है। आगे लिखना है इसके, यहाँ पे लिख लो, मैं रेड से लिख देता हूँ,
the floor of third ventricle is called hypothalamus। ठीक है ना, इसी में लिख लेना, it possesses control center for hunger, thirst, thermoregulation, stress, सेक्स, etc। यानी इन सब का कंट्रोल सेंटर है हमारे हाइपोथैलेमस में। क्लियर है ना। तो यही था हमारा फोर ब्रेन। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे मिड ब्रेन और उसके बाद हिंड ब्रेन। इसे जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं मिड ब्रेन क्या होता है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। यार ये ब्लू वाला क्या हो गया है, मिटता नहीं है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे यहाँ पे। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या, मिड ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, या यूं को सेरेब्रम एंड डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन में बेसिकली दो पोर्शन, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर है ना। अब देखेंगे क्या, मिड ब्रेन देखेंगे। तो इसमें लिख लेना, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। पहला क्या है, ए लिख लो, सेरेब्रल पेडंकल्स। ठीक है ना। इसमें लिख लेना, इट कंसिस्ट ऑफ टू फाइबर ट्रैक्ट्स known as क्रूरा सेरेब्री। नाम देखो थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको भाई। क्रूरा सेरेब्री, ये देखो क्या करता है ना, ये जो दो दो है ना, तो ये दोनों क्या करेगा कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करेगा। दीज हेल्प in connecting the forebrain to hind brain। क्योंकि मिड ब्रेन में तो ये है ही, है ना। तो फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है कौन, तो क्रूरा सेरेब्री। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेरेब्रल पेडंकल में दो फाइबर प्रेजेंट है, क्रूरा सेरेब्री, जो कि क्या कर रहा है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद देखेंगे दूसरा जो है इसमें प्रेजेंट हमारा, दूसरा यानी बी जो है, दिस इज ऑप्टिक लोब्स। तो इसमें लिख लेना, these are the center for eye movement and auditory response। क्लियर है ना। यानी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर जो रिस्पॉन्स किया जा रहा है, उसके लिए ये मतलब उसी को सेंस करने के लिए बेसिकली प्रेजेंट है हमारे ऑप्टिक लोब्स। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, दीज आर द सेंटर फॉर आई मूवमेंट, या कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट कर लो इसे, सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ आई मूवमेंट एंड हेयरिंग रिस्पॉन्स या ऑडिटरी रिस्पॉन्स। अब समझो, ये तो सर आपने सेरेब्रम में भी बताया था ना, याद करो आप, सेरेब्रम में भी तो आया थे ना लोब्स। क्लियर है। तो वहाँ पे भी तो मैंने ये बोला था ऑडिटरी रिस्पॉन्स या फिर जो तुम्हारे विजुअल रिस्पॉन्स थे। क्लियर है। तो वहाँ पे बेसिकली वो सेंस कर रहा था, ये उसको कंट्रोल करेगा आरंभ में, यानी उसके
एक तरह से मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, मतलब रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा। वो सेंस कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे ना आप यहीं पे समझोगे, एक बात समझोगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक वर्ड आएगा ऑडिटरी रिफ्लेक्स या विजुअल रिफ्लेक्स। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, गौर से समझना है इसको। आपके लेवल पे नहीं पढ़ना है, लेकिन चीजों को समझोगे। मैंने क्या बोला, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। मैंने क्या बोला, विजुअल रिफ्लेक्स। आ रहा समझ में? देखो रिफ्लेक्स एक्शन बड़े ही अच्छे से जानते हो। ऑडिटरी रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब समझ लो। जैसे देखो मैंने किसी चीज को देखा, ठीक है ना, तो जैसे देखो मुझे ऐसे साइड में देखना है, मुझे बस हल्का सा दिखा कि इधर इस साइड में कुछ है, ठीक है, तो मैं ऐसे करके देखूंगा क्या? नहीं ना, मैं पूरा ही ऐसे घूम जाऊंगा। समझने की कोशिश करो आप। या कभी ऐसे करके देखो, आंखों में ना पेन होने लगेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे करके हम कब देखते हैं पता है? जब हमें चीटिंग करना होता है एग्जाम में, तो ना बिल्कुल ही ऐसे, मतलब आँख एकदम इधर होता है, हेड इधर होता है, आँख इधर होता है ना? समझ रहे हो ना आप? तो उस तरीके से हम चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, पेन होने लगता है। तो हम बेसिकली नॉर्मल अगर एक्शन देखो कि हमें कहीं कोई बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है, तो जैसे ही आवाज़ सुनाई देगा इस साइड से, तो मैं इस साइड घूम जाऊंगा अचानक से। आ रहा है समझ में? यानी ये देखो, कान गला या फिर आँख गला, ये पूरा पोर्शन ही, नेक का पोर्शन ही पूरा घूमता है। समझ रहे हो? सो यही एक तरह से, ये भी एक तरह से ना रिफ्लेक्स है। आ रहा समझ में? एक एक करके नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है ना? सो ऑडिटरी रिफ्लेक्स, विजुअल रिफ्लेक्स, जैसे समझो, फिर से वही बात, आपको बेसिकली मैंने समझा ही दिया लगभग वही चीज, कि क्या हो रहा है कि आंखों और नेक का या कान और नेक का एक साथ एक कनेक्शन स्टेब्लिश्ड है, तो पूरा ही मूव करता है, एक एक करके नहीं मूव करता है कि कान सिर्फ मूव कर जाए, गला नहीं। जैसे कहीं से आवाज आ रहा है धीमा धीमा सा, हम जानना चाहेंगे किधर से हो रहा है, तो उधर उसी की ओर हम लोग मूव करते चले जाएंगे पूरा ही, मतलब नेक और ईयर दोनों ही। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे समझ गए, ये ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स में हेल्प करता है तुम्हारा। इसके जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं ना मिड ब्रेन के, ये तो यहाँ पे तुम्हारा मिड ब्रेन भी खत्म हुआ। मिड ब्रेन में मैंने पहले ही बोल दिया था, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम क्या, हिंड ब्रेन। इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर देखेंगे हम लोग हिंड ब्रेन। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा पोर्शन यानी सी, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो हिंड ब्रेन। देखो हमने फोर ब्रेन देख लिया, मिड ब्रेन देख लिया, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है, तो सबसे पोस्टेरियर पोर्शन हो गया हमारे ब्रेन का। इसे भी तीन अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखना, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहला लिखो इसमें, यानी इस तरीके से 1 2 3 कर दो। पहला लिख लो सेरेबेलम, ठीक है ना, विच कैन बी कंसिडर्ड एज स्मॉल सेरेब्रम, तो सेरेबेलम हो गया। दूसरा लिख लो इसे में पॉन्स वेरोली, और तीसरा लिख लो मेडुला ऑब्लोंगाटा, या इसी को मैं एमू बोलता हूँ, ठीक है। तो ये तीन पोर्शंस हो गए इसके हिंड ब्रेन के, सेरेबेलम, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ भी ज़्यादा हम डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डाल देना यहाँ पे, क्या है, तो सेरेबेलम लिख लेना इसमें। इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन of movement of body and its posture। यानी बॉडी का एक पोस्चर, समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम समझते हो ना आप चाहो तो इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। आ रहा समझ में आपको? तो ये क्या कर रहा है, तो ये कंट्रोल कर रहा है एक तरह से कोऑर्डिनेशन। इसे भी थोड़ा सा और डिटेल करता हूँ, समझने की कोशिश करोगे आप, ठीक है ना। देखो चल क्या रहा है यहाँ पे, समझोगे। फोर ब्रेन याद करो, फोर ब्रेन में सारे मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा रहा है। तो फोर ब्रेन ने मैसेज तो दे दिया, ठीक है ना, लेकिन उसे कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो ये फोर ब्रेन में भी कौन, सेरेब्रम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
और उसे कोऑर्डिनेट कौन करेगा, तो सेरेबेलम। मैंने पहले भी बताया था, सेरेबेलम इज जस्ट लाइक अ स्मॉल सेरेब्रम। सेरेबेलम इज जस्ट लाइक अ स्मॉल सेरेब्रम, जो कि क्या कर रहा है कि बॉडी के जो मूवमेंट्स है ना, यानी जो फ्रंटल लोब थे ना, बेसिकली याद करो, तो फ्रंटल लोब में जो मस्कुलर एक्टिविटीज हो रहे थे उससे ये क्या करेगा, तो मस्कुलर एक्टिविटीज जैसे ही होने वाला हो ना, तो वो पहले यहाँ पे आएगा और एक बार रीचेक किया जाएगा कि सारे जो रिस्पॉन्स आए हैं उस मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए वो सही है या नहीं। ठीक है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर उसे आगे बढ़ाएगा, अगर नहीं सही है, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो वो करेक्शन करेगा ये सेरेबेलम हमारा। यानी कि बॉडी में, समझ रहे हो, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, जबकि ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, फोर ब्रेन के फ्रंटल लोब से, याद रखना आपको। ठीक है, याद रखना ये आपको। तो ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। यहीं पे एक अमेजिंग फैक्ट सुनो, एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये जो सेरेबेलम है ना, सेरेबेलम, अच्छा एक चीज और समझ लो, सेरेबेलम के भी दो रीजन होंगे, जस्ट लाइक सेरेब्रम। इसके भी होते हैं दो, सेरेबेलर हेमिस्फेयर। वहां सेरेब्रल हेमिस्फेयर था, यहाँ क्या है, सेरेबेलर हेमिस्फेयर। ठीक है ना, तो यहाँ भी राइट लेफ्ट चलता है। मैंने बोला भी ना, ये सिंपली सेरेब्रम ही है, समझ लो आप। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं एक अमेजिंग फैक्ट बतला रहा था, देखो ये बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की ज्यादा जरूरत है तुम्हारे उन एनिमल्स में जो कि 3D स्पेस में उड़ते हैं। जैसे देखो हम तो बस चल रहे हैं, क्लियर है, तो हमें गिरने की संभावना उतना नहीं है, लेकिन अगर हमें उड़ना हो तो समझ रहे हो, बॉडी को मतलब एक 3D स्पेस में हमें मेंटेन करना हो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही पे, क्लियर है ना। तो इसमें यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बर्ड्स की, एप्स, समझते हो ना। तो बर्ड्स में बेसिकली जो सेरेबेलम होते हैं ना, वो मोर एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन। चाहो तो इसे आप लिख लो अमेजिंग फैक्ट्स बना के। ठीक है, लिख लेना, इस तरीके से लिख लो, द सेरेबेलम इन वर्ड्स is more developed than in human। क्यों भाई, तो बिकॉज, ऐसे लिख लो, बिकॉज दे हैव टू फ्लाई इन 3D स्पेस। समझ रहे हो ना, 3D स्पेस में उन्हें उड़ना पड़ता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, सेरेबेलम हो गया। इसके बाद क्या देखेंगे हम, पॉन्स वेरोली। ठीक है ना, पॉन्स वेरोली में क्या करो, आप यहीं पे लिख लो, ज़्यादा इसमें ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है बेसिकली। यहाँ पे लिख लेना, लाइज अबव द एमओ। एमओ समझ रहे हो ना, मीन्स मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड controls respiration to some extent। क्लियर है ना, कुछ हद तक ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है तुम्हारा पॉन्स वेरोली। अब देखना तीसरा, देखना मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। देखो यहाँ पर जगह बचा नहीं है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मेडुला ऑब्लोंगाटा यानी लास्ट है हमारा, उसे देख लेते हैं बस। मेडुला ऑब्लोंगाटा से ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके उसके फंक्शन से, तो उसे जरूर याद रखना। हमारा तीसरा है, तीसरा था ना नंबर, अच्छा नंबर जो भी हो, बस हम लिख लो मेडुला ऑब्लोंगाटा। देखो ध्यान से समझना, ये पूरे ब्रेन का सबसे पोस्टेरियर मोस्ट रीजन, पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट है, क्लियर है ना। तो लिख लो इसमें, इट इज द पोस्टेरियर मोस्ट रीजन, या पार्ट लिख लो, पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कनेक्टेड टू, ये अब किससे कनेक्ट होगा, इसके बाद कौन आया था, स्पाइनल कॉर्ड, विच इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड से जब मैसेज आएगा ना, तो इस मेडुला ऑब्लोंगाटा के थ्रू ही आएगा। ठीक है,
इसी के होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। और ये ना इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए यहाँ पे मतलब सेंटर होते हैं। इट हैज सेवरल सेंटर्स फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस, क्लियर, यानी इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। तो लिख लेना इसी में, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मैंने बता रखा था, वॉलेंट्री जो हमारे बिल पावर के अकॉर्डिंग हो, इनवॉलेंट्री जो हमारे बिल पावर के अकॉर्डिंग नहीं हो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे और एक रिफ्लेक्स एक्शन भी मैंने बता रखा ऑलरेडी, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट। तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन की बात हो रही है। जैसे देख लो हार्ट बीट, जैसे क्या हो गया हमारा हार्ट बीट हो गया। जैसे रेट ऑफ ब्रीदिंग लिख लो, ये ब्रीदिंग रेट समझते हो ना। जैसे सलाइवेशन लिख लो, क्लियर है। जैसे प्यूपिल का डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होना हो रहा था, इसी में तो थे ना बेसिकली सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो उधर जितने भी एक्शंस थे ना वो सब यहीं पे तुम लिख सकते हो। जैसे सलाइवेशन लिख लिया आपने, आगे लिख लो swallowing, coughing, sneezing, vomiting, etc। क्लियर है ना। ये सारे एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? तो तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। तो यही था हमारा ब्रेन। ब्रेन के तीनों पोर्शन हमने देख लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है ना। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा और बचा है ना, उसे कल पे नहीं छोड़ेंगे, आज पूरा चैप्टर ही खत्म करेंगे। जब इतना खत्म हो गया तो पूरा चैप्टर ही खत्म करके जाएंगे हम लोग। इसके बाद एक बेसिक स्पाइनल कॉर्ड बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना है आपको, वो सब सुन लो आप, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड भी खत्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये चैप्टर खत्म होता है, फिर इसका भी मैं ये एमसीक्यू करवा दूंगा, ठीक है, कुछ दिनों में। और देखो कुछ बच्चे रिवीजन के लिए बोल रहे थे, तो रिवीजन के फॉर्म में ना मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे हमने बेसिक प्लस एडवांस दोनों ही पढ़ लिया, जिसमें ज़्यादा करके एडवांस ही है, लेकिन चीज़ें तो समझ में आ चुकी है ऑलरेडी। बस कुछ कुछ चीज़ हैं जो कुछ आप कमेंट करते हो या कहीं भी पूछते हो, व्हाट्सअप करते हो, मैं रिप्लाई करता ही हूँ आपको। अब एक बार क्या करते हैं ना, एक रिवीजन सीरीज लाते हैं, ठीक है, यानी उसमें सिर्फ एनसीईआरटी होगा, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन। आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, बस आप वीडियो देखो, ठीक है। तो वो वीडियो थोड़ा चलो लंबा होगा, कोई नहीं, 2 घंटे 3 घंटे का होगा, बट उसमें पूरे चैप्टर का ही वो सम अप होगा, ठीक है। या अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं उसे पार्ट वाइज में लाऊंगा, या अगर ठीक ठाक रहा ना तो फिर उसे एक ही वीडियो में मैं कंक्लूड कर दूंगा। जैसे लाइफ प्रोसेस का एक वीडियो भले ही 2-3 घंटे का हो, लेकिन एक वीडियो में पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट, ठीक है। तो वहाँ पे सारे डिस्कशंस भी कर दूंगा मैं, और जो कुछ भी मतलब उसमें अगर कुछ नए टर्मिनोलॉजीज आएंगे तो उसे भी वहाँ डिस्कस कर दूंगा। तो आपको एज ए रिवीजन के लिए वो काम दे देगा, ठीक है ना। उसे आप लास्ट में भी देख सकते हो जब आपका एग्जामिनेशन होगा, मतलब बहुत ही नज़दीक, ठीक है। वैसे अभी तो एग्जामिनेशन का कोई सर्टेन भी नहीं है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब लास्ट हमारा बच रखा है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो देखेंगे इसे भी, स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें। देखो स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज रॉड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जो कि मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू हो गया है। यानी कि मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या था, हमारा ब्रेन का बेस था, सबसे नीचे वाला पोर्शन था, वहां से स्टार्ट होगा और नीचे की ओर जाएगा, यानी रन्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू द बैकबोन। बैकबोन से होते हुए वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। ये एक बोनी कवरिंग में इनक्लोज होगा। इट इज इनक्लोज इन ए बोनी केज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। 33 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, आपको पता है, उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ भी मेनिंजेज होंगे, यहाँ भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, क्लियर है ना। जैसे ब्रेन का प्रोटेक्शन मिल रहा था ना, वैसे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन मिलना है, क्लियर है। आपको समझ में आ रहा है इतना। अब देखो इस स्पाइनल कॉर्ड से ना ए टोटल ऑफ 31 नर्व्स निकलते हैं, न्यूरॉन्स नहीं, नर्व्स बोल रहा हूँ। नर्व्स इज बेसिकली ग्रुप ऑफ मतलब सो मेनी न्यूरॉन्स। तो 31 यहाँ पे न्यूरॉन्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फैल जाता है, जो कि बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद करो आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं ना, और यहीं से तो निकलेगा ना जो नर्व्स, वो बन जाएगा पार्ट ऑफ
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकलेगा। ये करेगा क्या, तो जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसेशन या जो कुछ भी आ रहा है उसे ब्रेन तक ले जाएगा, और ब्रेन से जो कुछ भी जाना है ना उसे ले जाएगा, यानी बीच में एक रास्ता है। इट प्रोवाइड ए पाथ, यानी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, दोनों चीजों को लिए ये कंट्रोल करेगा। आया समझ में, एक्शन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी सेंसरी मैसेज को टू द ब्रेन पहुंचाना है एंड मोटर मैसेज को फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन्स, इफेक्टर। क्लियर है ना, तो इसमें हेल्प करता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। चलो लिख लेंगे इसमें, लिख लेना पॉइंट बना के। इट इज ए रॉड लाइक, it is a rod like cylindrical structure which arises from the base of brain, comma, runs in downward direction through the backbone। आ रहा समझ में। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट इज enclosed in a bony case known as, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है ना, तो इतना समझ में आया। ये ब्रेन्स के बेस से शुरू होकर नीचे की ओर जाएगा और ये प्रोटेक्टेड होगा वर्टिब्रल कॉलम से, मेनिंजेस भी होंगे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होगा। ठीक है, आगे लिखोगे इसमें, इट इज कंसर्न्ड विथ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, यानी जैसे विड्रॉल रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था ना, विड्रॉल रिफ्लेक्स, एक और होता है नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है ना, तो नी जर्क में क्या होता है ना, डॉक्टर को अगर चेक करना हो ना कि आपका स्पाइनल को, जैसे मान लो आपकी इंजरी हुई, कहीं एक्सीडेंट हुआ, अब उसमें से ऐसे पीछे रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैकबोन, वहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आया कि नहीं, अगर चेक करना हो तो डॉक्टर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता है। क्या करता है, आपके जो घुटने होते हैं ना, घुटने, उस पे ना एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, मे बी एक हैमर छोटा सा, ठीक है, उससे ना वो वहाँ पे मारेगा। जब वो वहाँ पे हीट करेगा ना, तो पैर जो है ना, आपके जो घुटने हैं ना, वो ऑलरेडी इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर वो रिफ्लेक्स हो रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज कि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आई है तो फिर वो रिफ्लेक्स नहीं शो कर पाओगे। तो क्लियर है ना, तो समझोगे यहाँ पे। तो इट इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। आराम समझ में। आगे लिखना, एक पॉइंट और लिख लोगे इसी में, इट एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक between the brain and different nerves which stretches throughout the body। मतलब समझोगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ये क्या कर रहा है, ब्रेन और फिर जैसे स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे ना नर्व्स, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा, तो उसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, यानी कि इट ब्रिंग्स द मैसेज टू द ब्रेन एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, तो इसी में लिख सकते हो तुम, इट हेल्प इन ब्रिंगिंग the sensory impulse from different parts of body, लिख सकते हो, from क्या, different
parts of body to the brain and also also motor impulse from brain to different parts of बॉडी। क्लियर है ना? अब देखो एक एक एडल्ट की बात की जाए ना, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो लेंथ होता है ना वो लगभग 42 टू 45 सेंटीमीटर होता है। इन एन एडल्ट, ऐसे लिख लो, इट इज a 42 to 45 centimeter long and 2 centimeter broad rod। क्लियर है ना? तो एक रॉड लेग स्ट्रक्चर है जो कि लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। काम समझ गया ना? एक कनेक्टिंग लिंक है ब्रेन का डिफरेंट न्यूरॉन्स के साथ जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैला होता है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ने का काम कर रहा है। बेसिकली ये भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ना। तो ब्रेन को डिफरेंट नर्व से, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उससे जोड़ने का काम कर रहा है। मैसेज को ब्रेन तक ला रहा है और फिर रिस्पॉन्स को ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रहा है। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा ब्रेन भी खत्म हुआ और साथ ही साथ हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर चल रहा था, ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है ना? तो चलो, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देना था पहले ही दे दिया था। अब यहाँ पे इसे ख़त्म करते हैं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसे आप नोट कर लोगे। ठीक है ना? मैं साइड हो जाता हूँ और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाओ, पहली बार आया हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है ना? और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो सके। ठीक है ना? चलो फिर, ठीक है, बाय।